कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। जब पति पत्नी अपने बातचीत में मसरूफ थे तभी अचानक उन्हें बाहर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो दोनों घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बाहर लोगों के बीच हलचल मची हुई है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे जैसे कुछ बड़ा होने जा रहा हो। जेसन और बेथ ने देखा कि हमारे पड़ोसी भी घबराए हुए जल्दी जल्दी अपना घर खाली कर रहे हैं। जेसन ने पड़ोसी से पूछा कि आखिर वजह क्या है, तुम लोग क्यों घर छोड़कर जा रहे हो? लेकिन वो लोग इतने जल्दी में थे कि उन्होंने जेसन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं उन्होंने देखा कि पड़ोसी का बेटा भी अपना सामान पैक कर रहा है। जेसन ने जब उस बच्चे से पूछा कि तुम लोग कहां जा रहे हो तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पापा का एक दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर है। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल चुका है जो एक नॉर्मल इंसान को मॉन्स्टर में बदल देता है। लेकिन तभी वहां उस बच्चे की मां आ गई और उसे पकड़कर वहां से ले जाने लगी। जेसन ने उससे पूछा कि आखिर ये बच्चा किस वायरस की बात कर रहा है, जिस पर इस बच्चे की मां ने कहा कि अभी बताने का वक्त नहीं है, अपनी वाइफ और बेटी को लो और इस शहर से जितना हो सके दूर निकल जाओ। ये सुनकर जेसन और बेथ बहुत ज्यादा घबरा गए। उसके बाद जेसन बिना सोचे समझे अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाकर शहर से बाहर ले जाने लगता है। मगर रास्ते में उन्होंने देखा कि जो पड़ोसी भाग रहे थे वो वापस लौट रहे हैं। ये देखकर उन्हें और भी अजीब लगने लगा। आगे जाकर ये लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जब जेसन और उसकी फैमिली गाड़ी से बाहर उतरे तो उन्होंने देखा कि शहर से बाहर निकलने वाला अकेला रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है। आसमान में यहाँ वहाँ हेलीकॉप्टर्स पहरा देने लगे। लोगों को बताया जाने लगा कि शहर में एक जहरीला वायरस फैल गया है और तुम लोगों को जल्दी से घर वापस लौटना चाहिए। ये बात सुनकर जेसन को कुछ अजीब लगा कि जब शहर में वायरस फैल गया है तो लोगों को शहर से बाहर निकालने के बजाय उन्हें शहर में ही क्यों रहने को कहा जा रहा है। तभी अचानक पास की पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर उनके कार पर आ गिरा। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। पहाड़ हिलने लगा। तभी उस पहाड़ के पीछे से दो मिलिट्री के फाइटर जेट्स निकलकर शहर की तरफ बढ़े। वो दो फाइटर जेट्स पूरे शहर पर बमों की बारिश करने लगे जिससे पूरा शहर राख में बदल गया। जेसन की वाइफ बेथ को फौरन समझ आ गया कि अगर वो पुलिस की बात मानकर घर लौट जाते तो उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। उसके बाद वो फाइटर जेट्स सड़क पर मौजूद लोगों की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर सभी लोगों में हलचल मच गई। अब सबको समझ आया कि गवर्नमेंट उन्हें मारना चाहती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। पर जेसन और बेथ को समझ आया कि वो कहीं भी भाग लें, वो फाइटर जेट्स उन्हें मारकर ही रहेंगे। तभी बेथ ने पीछे मुड़कर पहाड़ पर एक स्कूल देखा और उसे लगा कि बचने के लिए वो जगह बेहतर रहेगी। जिसके बाद जेसन, बेथ और जोई को लेकर स्कूल की तरफ पहाड़ पर चढ़ने लगे। पीछे ब्रिज पर मौजूद लोगों पर फाइटर जेट्स बम गिराने लगे। ये तीनों तेजी से दौड़ते हुए स्कूल तक पहुंच जाते हैं और खुशकिस्मती से वहां उन्हें एक टनल मिल जाता है और बम धमाके से कुछ ही सेकंड पहले वो जल्दी से उस टनल में घुस जाते हैं। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद हुआ ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग बंकर के नीचे थे और इनकी जान बच गई। मगर इनके लिए हैरानी की बात ये थी कि आखिर ये कौन सा वायरस था कि गवर्नमेंट को शहर के सभी लोगों को मारना पड़ा। वो लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। बस उन्हें ये पता चल चुका था कि अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप बंकर में जिंदगी गुजारो। लेकिन इनके लिए परेशानी की बात ये थी कि आखिर ये लोग यहाँ कब तक जिंदगी गुजारेंगे और उन्हें पेट भरने के लिए खाने पीने का क्या करना होगा। अच्छी बात ये थी कि वहाँ ढेर सारा एक्सपायरी खाना रखा हुआ था जो 3 लोगों के लिए काफी लंबे समय तक चल सकता था। जेसन की वाइफ बेथ बहुत ज्यादा परेशान थी। वह अपनी बेटी जोई के बारे में सोचने लगती है कि अगर ये बीमार हो गई तब इसका क्या करेंगे। और बेथ दरवाजा बंद करते समय उसका हाथ भी लग गया था जिसमें काफी गहरी चोट आई थी। वो दोनों इस बात को लेकर भी घबरा रहे थे कि कहीं इस जहरीले वायरस ने उनकी बॉडी पर भी अटैक न कर लिया हो। मगर अभी ये सोचने का वक्त नहीं था। उन्हें अब इस बंकर को सेफ बनाना था ताकि ऊपर बंकर का दरवाजा कोई खोल न सके। जेसन ने लोहे की जंजीर से बंकर का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और तय किया कि अब उन्हें यहीं पर छिपकर जिंदगी गुजारनी है। लेकिन जमीन के नीचे रहने का जीवन आसान नहीं था। हर दिन वही एक जैसा खाना, पीने के लिए कीचड़ से भरा हुआ पानी और खाली समय में वह ताश खेलते। बाहर की दुनिया से उनका पूरी तरह से कनेक्शन कट चुका था। कई दिनों तक यहाँ रहने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा इस बंकर में तंग हो चुके थे। लेकिन वो क्या करते, अगर ऊपर जाते तो उनकी जान नहीं बच पाती। इस जीवन ने जेसन के परिवार को मानो इस दुनिया के अंत का एहसास दिलाया। जोई ने अपने पापा से पूछा, पापा हम यहाँ कब तक रहेंगे? जेसन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी बेटी से बस यही कहा, जब बाहर वायरस चला जाएगा तभी हम बाहर जाएंगे। वो अपनी बेटी की आंखों पर उंगलियां रखकर बाहर की दुनिया उससे इमेजिन करवाता है। इस तरह से दिन गुजरते गए और फिर महीने। उन्हें नहीं पता था कि बाहर निकलने के इंतजार में उन्हें यहाँ इस बंकर में 300 से भी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। जोई अपनी माँ की बनाई हुई पेरिस्कोप से बाहर की दुनिया को देखती है। बाहर चारों ओर बस तबाही का मंजर नजर आ रहा था, जैसे ये पूरी दुनिया जलकर राख हो गई हो। वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। ये सब देखकर उस छोटी बच्ची को लगने लगा कि शायद हम इस दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग हैं। माँ ने उसे दिलासा दिया कि तुम ऐसा मत सोचो, शायद तुम्हारे दोस्त भी हमारी तरह कहीं छुपे हुए हों। अब रात हो चुकी थी और डिनर का समय हो चुका था। उनके पास अब खाना भी कम बचा हुआ था, इसीलिए वो तीनों थोड़ा सा खाना खाकर काम चला रहे थे। लेकिन आज जोई की जिद पर उसे पूरा एक कैन का डिब्बा दिया गया। जोई ने जब टिन का डिब्बा खोला तो उसने देखा कि टिन का डिब्बा अंदर से खाली है। इस डिब्बे के पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद था, शायद कोई चीज इसमें से खाना चुरा गई थी। बेथ ने सारी बची हुई डिब्बों की जांच की तो पता लगा कि पूरे 12 डिब्बे खाली थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हुए क्योंकि ये तो उनके 2 हफ्तों का राशन था। बेथ ने वेंटिलेशन जाली की तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि शायद कोई चूहा अंदर आकर खाना ले गया। बेथ ने कहा कि अगर ये चूहा है तो इसे जल्द मारना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा सारा खाना बर्बाद कर देगा। बेटी के उदास चेहरे को देख जेसन ने उसे दिलासा दिया कि छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो, अगर खाना खत्म हो भी गया तो मैं ऊपर जाकर कुछ सामान ले आऊंगा। अगले दिन जब जोई अपनी माँ के साथ ब्लॉक्स में खेल रही थी तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई। जोई ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक चूहा फिर से टिन फूड चुराने घुस आया था। इससे पहले कि वो चूहा भाग जाता जोई ने फौरन अपने पेरेंट्स को बुलाया। आज उन्हें इस चूहे को हर हाल में मारना था। जेसन गुस्से में चाकू निकालकर उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो छोटा सा चूहा बहुत तेज निकला। वो जेसन के वार से खुद को बचाते हुए निकल भागा और टेबल पर रखी लालटीन को भी गिरा दिया। जैसे ही वो अपने बिल में घुसने वाला था तभी बेथ ने अचानक झपटा मारा और चूहे को मार दिया। वो सब चूहे को मारने की खुशी मना रहे थे कि दूसरी तरफ लालटीन के गिरने से धीरे धीरे आग बढ़ने लगी। जेसन दौड़कर उस लालटेन को बंद करने लगा, लेकिन वो लालटेन बहुत गर्म था जिससे जेसन का हाथ जल गया और लालटीन का शीशा फटने पर पूरे टेबल में आग लग गई। बेथ ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की। जेसन ने नल से आधी बाल्टी पानी निकालकर उस आग पर डाला। जैसे तैसे करके उन दोनों ने उस आग को बुझा लिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं, बल्कि अब उनके लिए और भी मुश्किल बढ़ने वाली थी क्योंकि आग तो वो लोग बुझा चुके थे, मगर आग से निकलने वाले धुएं ने पूरे बंकर को धुएं से भर दिया था
और वो धुआं धीरे धीरे वेंटिलेशन जाली से ऊपर की तरफ निकल रहा था। ये देखकर वो सब घबरा गए क्योंकि ये धुआं उनका वहां होने का ठिकाना जाहिर कर रहा था। अब सब लोग सांस रोक कर बैठे थे। जेसन ने कहा कि शायद रात का अंधेरा धुएं को छुपा लेगा और किसी को हमारे ठिकाने के बारे में पता नहीं चल पाएगा। वो तीनों डर के साए में पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह उन्होंने खुद के तसल्ली के लिए पेरिस्कोप से बाहर झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि बाहर तो पूरा धुएं का गुबार उठा हुआ था। ये देखकर उन लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि उनके ठिकाने का राज खुल चुका है। तभी बीत ने कहा कि अगर धुआं उठा है तो उस पास राख भी जमा हुआ होगा जिसकी जांचबीन करते हुए हमारे ठिकाने का पता चल सकता है। इसीलिए अब हमें राख की सफाई करनी होगी। जिसके बाद पति पत्नी ने बाहर जाकर सफाई करने का फैसला किया। जाने से पहले जेसन ने अपनी बेटी जोए से कहा कि जोए मुझे प्रॉमिस करो कि बाहर से चाहे तुम्हें आवाज आए या फिर कुछ भी हो जाए, बस तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। बेटी से वादा लेने के बाद उन्होंने दरवाजे की जंजीर खोली, बाहर की आवाजों को ध्यान से सुना और जब यकीन हुआ कि बाहर कोई भी नहीं है तब दोनों ने मिलकर बंकर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। अब उनकी बेटी अकेली अंदर रह गई। वो अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब उसके माता पिता वापस नहीं आए तो उसने स्टूल पर चढ़कर दूरबीन से बाहर के हालात देखने लगी। जल्द ही उसने देखा कि उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जोए ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांसें गले में अटक गई। उसने देखा कि दूर जंगल में एक काली परछाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। बच्ची ने जोर से चिल्लाकर पापा को पीछे देखने को कहा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। उसके माता पिता सुन ही नहीं पाए। घबराहट में बच्ची अपने डर को भूल गई और सीढ़ी पर चढ़कर बंकर से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता अब वहां नहीं थे। बच्ची ने बेचैनी में जोर जोर से अपने माता पिता को पुकारना शुरू किया। तभी पीछे से अचानक उसका मुंह किसी ने दबोच लिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मां थी। कुछ सेकंड्स बाद एक जंगली हिरण का झुंड तेजी से वहां से गुजरा। हालांकि वो तीनों बाल बाल बचे, लेकिन बीत का डर और ज्यादा बढ़ने लगा। इन हिरणों का इस तरह भागना जरूर किसी खतरनाक चीज से बचने की कोशिश थी। सबको खतरे का अंदाजा हुआ और वो तेजी से वापस बंकर की तरफ भागे और बंकर के अंदर घुस गए। जेसन ने लकड़ी की पट्टियों से बंकर का दरवाजा बंद किया और लोहे की जंजीर से उसे कसकर बांध लिया और सबको बिल्कुल खामोश रहने का कहा। तभी उन्होंने ऊपर से कदमों की धीमी आहट सुनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बंकर के दरवाजे की तरफ आ रहा हो। वो कई मिनटों तक लगातार बंकर के ऊपर इधर उधर घूम रहा था। ये तीनों आहिस्ता कदमों से बंकर के दरवाजे से हटकर आगे की तरफ जाने लगे और शायद अब तक ऊपर जो भी था उसे भनक नहीं लगी थी कि नीचे बंकर में कोई है। डर के मारे जोए रोने लगी। बीत उसे चुप कराती है और कहती है कि अगर आवाज बाहर तक गई तो सब खत्म हो जाएगा। वो तीनों धीरे धीरे बंकर के दरवाजे से काफी आगे बढ़ चुके थे। वो बंकर के दरवाजे से इसलिए आगे बढ़ रहे थे कि अगर कोई ऊपर से बंकर का दरवाजा खोल भी दे तो नीचे उसे हम नजर नहीं आए। लेकिन तभी जोए ने जो गुड़िया हाथ में उठाई थी उसकी रस्सी एक स्क्रू में फंस गई। वो स्क्रू धीरे धीरे ढीला होने लगा। ये देखकर जेसन और बीत की सांसें अटक गई क्योंकि वह रस्सी गुड़िया में लगी आवाज के स्विच से जुड़ी थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाते वह स्क्रू एक झटके से निकल गया और उसी पल तेजी से गुड़िया के अंदर से आवाजें आने लगी। जेसन ने फौरन उस गुड़िया को चीर डाला और उसके अंदर स्पीकर को तोड़ दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर जो चीज उनका पीछा कर रही थी उससे उनकी भनक लग चुकी थी। अचानक ऊपर से जोर की टक्कर की आवाज आई और फिर भारी कदमों की गूंज सीधा बंकर के दरवाजे के ऊपर रुक गई। उसने आखिरकार उनका ठिकाना ढूंढ ही लिया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। वह बंकर के ढक्कन को जोर से धकेल रहा था और जंजीरों से बंद होने के बावजूद खतरा साफ महसूस हो रहा था और ऊपर के राक्षस को पता चल चुका था कि जरूर नीचे कोई मौजूद है। हालांकि वह दरवाजा मजबूत जंजीरों से बंद था, लेकिन उस चीज की भयानक ताकत के सामने वह जंजीरें एक एक करके टूटने लगी। यह देखकर जेसन को पता चल चुका था कि दरवाजा अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो तेजी से अंदर भागा और वाटर पंप का पाइप उखाड़ने लगा। यहाँ बेथ ने भी हिम्मत दिखाई और सीढ़ी पर चढ़कर अपने शरीर का वजन इस्तेमाल करते हुए चैन को खींचकर दरवाजा बंद रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी लोहे का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। तभी उसी वक्त दरवाजे के ऊपर एक काला साया नजर आया जिसकी आंखें एक बल्ब जैसी चमक रही थी, जैसे उन तीनों की मौत ऊपर से उनको देख रही हो। जेसन ने बिना सोचे पाइप से उस पर हमला कर दिया जिससे वो पीछे गिर पड़ा। जेसन ने जल्दी से वो पाइप दरवाजे में फंसाकर दरवाजे को बंद कर दिया और वो चीज वहां से भाग जाती है, लेकिन जेसन का शरीर अब भी बुरी तरह कांप रहा था। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि बाहर की दुनिया में न सिर्फ बेरहम सोल्जर्स थे बल्कि खतरनाक राक्षस भी घूम रहे थे। वह पूरा परिवार सीढ़ियों के पास मायूस बैठ जाता है क्योंकि अब उनका ठिकाना उजागर हो चुका था। अब किसी भी वक्त उन पर हमला हो सकता था और उन्हें इस बात का अंदाजा भी हो चुका था कि इस बार तो एक आया था, लेकिन अगली बार जब वो आएंगे तो उनकी तादाद काफी ज्यादा होगी और हम उनके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर बाद अचानक अलमारी हिलने लगी। जेसन और बेथ समझ गए कि उसने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया है। ऊपर से तेज कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, मानो हजारों जीव उनके सिर पर दौड़ रहे हों। फिर वह सभी बंकर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। उनके डर से नीचे जेसन, बेथ और जोए कांप रहे थे। तभी उन्होंने अचानक एक जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। इस बार की ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। मजबूत लोहे का दरवाजा टूटकर नीचे गिरा और बंकर के दरवाजे पर ढेर सारी आंखें चमकने लगी, जिसे वह लोग डर के मारे पीछे की तरफ भागने लगे, लेकिन वह राक्षस भी उनके पीछे चलते आ रहे थे। बेथ ने अपनी तेल की लैंप फेंक दी और उनके और अपने बीच पर्दे में आग लगा दी और अलमारी को पकड़कर दोनों ने उनके बीच रास्ते को ब्लॉक कर दिया। वह सभी तेजी से बंकर के अंदर की तरफ भागने लगे, पर वह लोग जानते थे कि यह सब उन्हें ज्यादा देर नहीं रोक सकते। उनके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी बच्ची को जमीन की ओर खुलने वाला एक वेंटिलेशन दिखाई दिया। जेसन ने ताकत से उसे तोड़ा और पूरी जान लगाकर अपनी पत्नी और बेटी को बाहर की ओर धकेल दिया, लेकिन जब खुद बाहर निकलने की कोशिश की तो तंग जगह के कारण वह अटक गया। दूसरी तरफ राक्षस उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब जैसे तैसे करके जेसन को यहाँ से निकलना था। उसे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए उसने अपने कंधे की हड्डी तोड़ डाली, जिससे वह दर्द से चीखने लगा, पर जल्दी से वह खुद को संभालकर वेंटिलेशन में घुस गया। बेथ बिना समय गवाए पूरी ताकत से जेसन को बाहर खींचने लगी। जेसन जैसे ही बाहर निकलने ही वाला था, तभी एक विशाल जीव ने आकर जेसन के पैर को पकड़ लिया। जेसन समझ गया कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। अब भाग निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जेसन ने अपनी पत्नी से आंखें मिलाते हुए कहा कि जो भी हो जाए जोए को कुछ नहीं होने देना, और अगले ही पल वह राक्षस उसे बंकर में खींच लेता है। लेकिन जेसन बंकर में राक्षस से डरने के बजाय उनसे कहता है कि आओ देखता हूं तुम्हें कितना दम है। बेथ और जोए ने जब नीचे देखा तो बंकर में से तेज चीखने की आवाजें आ रही थीं। बेथ समझ गई कि उसका पति उन्हें भागने का समय देने के लिए लड़ रहा है। वह दर्द में भी अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल पड़ी और राक्षस से बचते हुए वह काफी दूर आए, लेकिन भागते भागते उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि जो हाईवे बाहर की दुनिया तक खुलता था अब वहां ऊंची दीवार खड़ी थी, यानी अब इस शहर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। तभी वहां हेलीकॉप्टर
दूर से उड़ता हुआ आया। जब बेथ ने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक आर्मी हेलीकॉप्टर था। वह हेलीकॉप्टर तेजी से उनके पास आकर उन पर अपनी तेज स्पॉटलाइट चमकाई। ये दोनों जैसे ही वहां से भागने वाले थे तभी ऊपर से उन पर एक बड़ा जाल आ गिरा जिसमें ये दोनों फंस गए। वह दोनों हर एक संभव तरीके से जाल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जाल ने इन दोनों को बुरी तरह से जकड़ लिया था। बेथ ने जाल की जाली के बीच से देखा कि कुछ हरी आंखों वाले काले साए उनके पास आ रहे हैं। तभी यहाँ हमें कहानी का असल राज मालूम हुआ। ये जो बंदूक थामे पीली आंखों वाले लोग जिसे हम राक्षस समझ रहे थे, ये असल में कोई एलियन या फिर वायरस से इन्फेक्टेड लोग नहीं थे, बल्कि ये तो मिलिट्री के सोल्जर्स थे जो गैस मास्क और नाइट विजन ग्लासेस लगाए हुए थे। वही आंखें जिसकी पीली चमक उन्हें किसी दूसरी दुनिया का दिखा रही थी। लेकिन सवाल आता है कि आखिर आर्मी वाले इन लोगों के जान के दुश्मन क्यों बने हुए थे? ये सारा राज आपको आगे की थोड़ी सी बची हुई स्टोरी में मालूम पड़ जाएगा। अब बेथ और जोए दोनों इन सोल्जर्स के कंट्रोल में थे। इनमें से एक सोल्जर ने एक बड़ी सी इंजेक्शन निकाली और दोनों के गले में बारी बारी से चुभा दी। जब इनके ब्लड को टेस्ट किया गया तो पता लगा कि ये दोनों भी जहरीले वायरस से इन्फेक्टेड हैं, जिसका मतलब कि ये दोनों इस धरती के लिए एक खतरा हैं, यानी अब इन्हें मार दिया जाएगा। असल में जब वायरस पहली बार फैला था तभी इस छोटे से शहर के कई लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। ये वायरस हवा से फैलता था और ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत ही जल्दी लग जाता। इन्फेक्टेड लोग खुद भी नहीं जानते थे कि वो बीमार है और गवर्नमेंट के पास इस वायरस को रोकने का कोई एंटीडोट नहीं था। इन्फेक्टेड लोगों को मारने के अलावा गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बेथ रो रो कर कहती है कि प्लीज मेरी बच्ची को जाने दो। जब बेथ ने देखा कि ये सोल्जर्स उसकी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ने वाले तो वो पूरी तरह गुस्से में आ गई। उसके चेहरे पर काले निशान उभरने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती एक सोल्जर की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि मौत से लौट कर आया जेसन था। दरअसल बंकर में जेसन मरा नहीं, बल्कि वहां वो खुद पर कंट्रोल खोकर वहां सभी सोल्जर्स को मार डाला। उस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। चेहरे पर काले निशान और आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके जिस्म की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी और साफ दिख रहा था कि वो अब पहले वाला जेसन नहीं बल्कि वह एक अलग रूप में दिखाई दे रहा था। वो सोल्जर्स पर झपट झपट कर उन्हें मारने लगा, लेकिन वह गर्म हथियारों की गोलियों को नहीं रोक पाया और जमीन पर गिर गया। जब वो सोल्जर बेथ और जोए की तरफ बढ़े तो वह दोनों जाल तोड़कर भाग चुकी थी। सोल्जर्स उन्हें यहाँ वहां ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि बेथ भी एक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसने जोए को एक कार के अंदर छुपा दिया और खुद उन सोल्जर्स से लड़ने लगी। उसने कई सोल्जर्स को मार गिराया और फिर खुद भी गोली लगने से कार की छत पर गिर पड़ी। अंधेरे में छुपी उसकी बेटी ने यह सब देख लिया। अपने माता पिता की हालत देखकर वह भी गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठी। एक छलांग में उसने एक सोल्जर को गिराकर उसका मास्क तोड़ दिया और उसे मारने ही वाली थी कि बेथ ने समय रहते उसे रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी एक दरिंदा बन जाए। बेथ ने उसे शांत किया। धीरे धीरे लड़की की नसों की हरियाली गायब हो गई और वो फिर से इंसान में बदल गई। लेकिन सोल्जर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसका सेफ्टी मास्क टूट चुका था और वो धीरे धीरे वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। दूसरी तरफ जेसन की हालत बहुत गंभीर थी। उसने बेटी के चेहरे को देखकर अपने हाथ की 2 उंगलियां उसकी आंखों से फेरी और जेसन ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उसी वक्त एक और हेलीकॉप्टर आ गया। बेथ अपनी बेटी को लेकर भागी। कबाड़ के ढेर से गुजरते हुए वो एक सुरंग में घुस गए। तभी वहां एक रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। देखने पर पता चला कि सामने वही पड़ोस का छोटा लड़का था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फिर ये दोनों उसके पीछे चल पड़े। वो लड़का उन्हें एक गुफा जैसी टनल में ले पहुंचा जहां उस लड़के के माता पिता और भी कई सारे लोग छुपे हुए थे। असल में वहां उनके जैसे ही वायरस से इन्फेक्टेड लोग थे। जिंदा रहने के लिए वो सभी अंधेरे में चूहे जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। ये वायरस खतरनाक जरूर था लेकिन जानलेवा नहीं। ये वायरस इन्फेक्टेड इंसान के जिस्म पर तब ज्यादा जोर करता जब वो डर जाता या फिर गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। लेकिन असल में उन लोगों ने खुद पर काबू पाना सीख लिया था। वो लोग शहर के सोल्जर्स को राक्षस समझते थे लेकिन असल में वो खुद राक्षस थे। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।